मॉड्यूल 3 में सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट इन इनकम टैक्स। The assessment procedure in income tax is a systematic process undertaken by the income tax department to determine the correct tax liability। ठीक है, इनकम टैक्स का जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट इन इनकम टैक्स, वो क्यों होता है, उसका बेसिक वो बेस क्या है, किस आधार पे होता है, ठीक है, और क्यों होना चाहिए, तो इसके बारे में बता रहा है। किसके द्वारा होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। क्यों होता है, टू डिटरमाइन द करेक्ट टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, कि किसी इंडिविजुअल ने या किसी कंपनी ने सही टैक्स भरा है या नहीं भरा है, किसी ने कुछ छुपाया तो नहीं है, राइट। तो इस सब को जांचने के लिए ये टैक्स असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। The assessment procedure in income tax is a systematic process undertaken by the income tax department to determine the correct tax liability of an individual or entity based on their income and other financial information। ठीक है, अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि इनकम टैक्स असेसमेंट क्यों होता है, ठीक है, या अगर आपको लॉन्ग आंसर में पूछ दे तो आप ये डिटेल के साथ लिखोगे तो थोड़ा बेस्ट आंसर लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसीजर इंश्योर्स दैट टैक्स पेयर्स कंप्लाई विद द टैक्स लॉज एंड रेगुलेशंस एंड दैट द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड। ठीक है, द असेसमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेजेस। ठीक है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं इनकम टैक्स असेस करने के। सबसे पहला है इंक्लूडिंग द फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, स्क्रूटिनी बाय अथॉरिटीज एंड द फाइनल असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो क्या है असेसमेंट का, सबसे पहला कि भाई आपके पास जो भी इनकम टैक्स का पैसा है या आपने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस कमाए, बराबर, आप उसका आकलन करते हो, फिर उसके ऊपर टैक्स भरते हो, बराबर। तो आप पहले टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हो, फिर अथॉरिटी उसको जो है स्क्रूटिनी करता है, चेक करता है कि आपने सही से सब कुछ किया है या नहीं, कहीं इनकम का घपला तो नहीं किया है, बराबर, कोई इनकम आपने छुपाया तो नहीं है। आपको मैंने पहले बताया था कि इनकम टैक्स के अंदर 5 टाइप के इनकम को माना जाता है। ठीक है, तो उसमें से कोई और आपका इनकम जैसे लॉटरी का था, आपने छिपा लिया, तो ये सब छिपा ना पाए तो इसके लिए असेसमेंट किया जाता है। और उसका प्रोसेस पहला क्या है, पहला है फाइलिंग रिटर्न। कोई इंडिविजुअल जो है वो अपना रिटर्न फाइल करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो अथॉरिटी है उसको स्क्रूटिनी करेगा। स्क्रूटिनी का मतलब वो अपने स्तर पर चेक करेगा ना कि भाई इसका जो रिटर्न फाइल किया इसने, इसका पिछले साल कितना इनकम हुआ था, लॉस इसने कितना दिखाया है, बराबर, इसका अदर सोर्स से कोई इनकम आया था, कहीं छिपाया तो नहीं है, ये सब करेगा। इसके बाद क्या होगा, फाइनल असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगा। फाइनल देखा जाएगा कि नहीं सब कुछ बराबर है, ठीक है, और इसने ईमानदारी से इतना भरा है। और जो भी आपका एक लेवल होता है असेसमेंट का, इसका इनकम का, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि आप 4-5 सोर्स से कमाते हो ना पैसा, ठीक है, आपका इनकम 4-5 सोर्स से है, तो उस सोर्स को जो है कैलकुलेट करके गवर्नमेंट उसमें कुछ डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो वो डिस्काउंट निकाल के जो रियल आपका इनकम बनता है, उसका जो आपने टैक्स भरा, तो उसको जो है फाइनल वो बोला जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स अमाउंट। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो अथॉरिटी के पास आपने दिया फाइलिंग, ठीक है, अथॉरिटी ने स्क्रूटिनी किया, फिर जो है फाइनल असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी करेंगे वो। ठीक है, दिस गाइड प्रोवाइड्स अ डिटेल ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर इन इनकम टैक्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये देखो आर्टिकल इतना बेहतरीन बनाया है इसने। सबसे पहले इंट्रो दिया है, फिर टाइप्स ऑफ असेसमेंट दिया है, ठीक है, और इसके बाद प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। प्रोसीजर क्या है, पहले आप फाइलिंग करोगे, ठीक है, फिर रिटर्न का प्रोसेस होगा, फिर इश्यूएंस ऑफ नो, ये डीप में है, ये डीप में बताया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। The assessment procedure is a critical part of the income tax administration aimed at ensuring compliance with the tax laws and accurate determination of tax liability. ठीक है, the process involves various steps for filing returns to finalizing the assessment by the tax authorities। ठीक है, अभी देखिए टाइप्स ऑफ असेसमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली इधर दिया हुआ है सेल्फ असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट,
स्क्रूटिनी ये असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और री असेसमेंट, मतलब टोटल 5 तरीके से असेसमेंट होता है टैक्स का। ठीक है, सबसे पहला असेसमेंट का टाइप है सेल्फ असेसमेंट। देखिए, सेल्फ असेसमेंट इज द प्रोसेस वेयर टैक्स पेयर कैलकुलेट देयर ऑन टैक्स लाइबिलिटी based on the income and deductions reported in their income tax return. Taxpayers are required to file their return and pay the tax due before the deadline. सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे मैं मान के चलो मैं हूँ, ठीक है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ या मैं एक कंपनी वाला हूँ, कंपनी का ओनर हूँ। मेरे यहाँ पे इतने का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मैंने अपना आकलन कर लिया कि भाई मुझे इतना टैक्स भरना है। ठीक है, मैं अपने टैक्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना टैक्स फाइलिंग कर दूंगा। ठीक है, तो मैं खुद से यहाँ पे सब कुछ कर रहा हूँ, तो इसीलिए सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, कोई भी टैक्स पेयर जो असेसी होता है वो खुद से अपनी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के उसका जितना टैक्स भरने का बनता है वो उस हिसाब से भर देता है। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट करता है वो, ये होता है सेल्फ असेसमेंट, खुद से। ठीक है, अभी इसका पर्पज क्या है? to encourage taxpayer to voluntarily comply with tax laws and pay taxes on their own। ठीक है, ये पर्पज क्या है सेल्फ असेसमेंट का? कि भाई कोई भी बंदा है उसको इनकरेज करे कि भाई आप खुद से भी कंप्लाई कर सकते हो टैक्स लॉ का, जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स आए, डिपार्टमेंट आए और आपके ऊपर चढ़े। इससे बेहतर है ना कि भाई आप खुद से निकालो और जाके चुपचाप भर दो, बस हो गया, खत्म। ठीक है, तो ये है इनकरेज करना टैक्स पेयर्स को। दूसरा है कंप्लायंस, टैक्स पेयर मस्ट इंश्योर्स दैट देयर सेल्फ असेसमेंट इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। ठीक है, जब वो सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सब कुछ सही सही भरे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको खुद से भरने का ऑप्शन दिया है, आपको खुद से टैक्स लाइबिलिटी जो भी है आपका, आप रिटर्न फाइल कर सकते हो उसका, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ घपलेबाजी कर दो, नहीं, आपको पूरा जो टैक्स लॉ के हिसाब से वो करना है। ठीक है, दूसरा है आपका रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट इन्वॉल्व्स द रूटीन रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स return filed by the taxpayer to verify the accuracy of the information provided। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट क्या होता है? इन्वॉल्व्स द रूटीन रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ठीक है, जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट किया है, ठीक है, आपने जो भी टैक्स वगैरह भरा है उसका रिव्यू करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, जो भी आपने किए भरा है उसको वेरीफाई करेगा और उसकी जो एक्यूरेसी है वो देखेगा कि भाई आपने जो भी भरा है वो सही है या गलत है, आपने कुछ छिपाया तो नहीं है। तो ये रेगुलर असेसमेंट में आता है। ठीक है, to ensure that the returns filed are accordance with the tax laws and the correct tax has been paid। ठीक है, इसका पर्पज क्या है रेगुलर असेसमेंट का? भाई जो भी सामने वाले ने भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है, कहीं उसने कुछ छिपाया तो नहीं है। ठीक है, करेक्ट टैक्स उसने भरा है या नहीं, अगर ज्यादा भर दिया होगा गलती से तो ज्यादा भरा है तो उनका काम है कि वो उनको वापस करे। ठीक है, या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको कवर करे, ये होता है। ठीक है, दूसरा है रेगुलर असेसमेंट का प्रोसेस, जनरली कंडक्टेड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट आफ्टर द रिटर्न्स आर प्रोसेस। ठीक है, जैसे ही सामने वाले ने रिटर्न भर दिया, ठीक है, प्रोसेस में आ गया, तब ये जो है रेगुलर असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका स्क्रूटिनी असेसमेंट। Scrutiny assessment is a detailed examination of taxpayers' financial records and returned by the tax authority to verify their correctness। ठीक है, स्क्रूटिनी का मतलब होता है कि भाई चेक करो, जो भी टैक्स पेयर ने आपको पैसा ये इनकम टैक्स भरा है, ठीक है, उसने जो भी आपको एविडेंसेस दिए हैं, रिकॉर्ड्स दिए हैं, ठीक है, या आपको रिटर्न फाइल करके दिया है, तो आप जो अथॉरिटी है वो वेरीफाई करेगा कि सामने वाले ने जो भी डॉक्यूमेंट या एविडेंस दिए हैं, ठीक है, अपने इनकम को जस्टिफाई करने के लिए, वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये स्क्रूटनी असेसमेंट कहलाता है। इसका पर्पज क्या है? टू डिटेक्ट डिस्क्रिपेंसीज, एरर्स और पॉसिबिलिटी टैक्स इवेशन। मतलब ये क्यों किया जाता है स्क्रूटिनी? ठीक है, स्क्रूटिनी इसलिए किया जाता है कि कहीं भी छोटा मोटा जो गलतियां हुआ रहे, एरर हुआ रहे, ठीक है, या कुछ मिस्टेक किया गया हो,
या टैक्स को छिपाने की कोशिश की गई हो, ठीक है। तो इस सब को जांच परख करने के लिए स्क्रूटनी असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। इनिशिएशन ट्रिगर्ड बाय द टैक्स अथॉरिटी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया और रैंडम सिलेक्शन, ठीक है। तो कोई भी इनिशिएशन होगा तो अथॉरिटी के द्वारा ही होगा, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट Best judgment assessment is conducted when the taxpayer fails to file return or provide accurate information. कोई भी बंदा है जो अपना इनकम टैक्स जो है उसका प्रॉफिट और लॉस वो नहीं निकाल पाता है और वो इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाता है, या उसने फाइल किया भी था तो वो गलत फाइल किया था, ठीक है, उसने कुछ इंफॉर्मेशन छिपाए थे, तो उस समय पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का जो है इस्तेमाल होता है, उसको कंडक्ट किया जाता है। इसका पर्पज क्या है? टू डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी बेस्ड ऑन द बेस्ट जजमेंट ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। अगर किसी ने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है, ठीक है, या किया भी है तो गलत इंफॉर्मेशन दिया है, तो उस टाइम पर जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लगाया जाता है। मतलब वो ऑफिसर जो है फिर जजमेंट मतलब अनुमान लगाता है, ठीक है, कि यार इसने जो नहीं किया है तो इसका कितना हुआ होगा या क्या, ऐसा। तो बेस्ट जजमेंट मतलब जजमेंट के आधार पर असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है? द असेसिंग ऑफिसर यूजेस अवेलेबल डेटा टू एस्टिमेट द टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। मतलब उसने अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया है वो गलत है, तो उसके आधार पर भी वो एस्टिमेट लगाएंगे कि भाई इसका कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम कितना हो सकता है, तो वो जजमेंट के आधार पर उसको असेस करते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका पांचवा रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट अकर्स व्हेन द टैक्स अथॉरिटी रिव्यूज एंड रिवाइज द अर्लियर असेसमेंट ड्यू टू न्यू इंफॉर्मेशन और एरर्स इन द ओरिजिनल असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट हो चुका था उनका, ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई उसने कुछ इंफॉर्मेशन छिपाए थे, ठीक है, या कुछ एरर हुआ था या कोई नया इंफॉर्मेशन मिला है, तो उसके आधार पर जो ओरिजिनल असेसमेंट हुआ था उससे उसको दरकिनार करके वापस से रीअसेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो रीअसेसमेंट का तो मतलब ही है पुनः से असेसमेंट करो, सिंपल है। तो पर्पज क्या होगा इसका? टू करेक्ट एनी मिस्टेक और ओमिशन इन द प्रीवियस असेसमेंट। कितना इजी है, पहले जो भी असेसमेंट हुआ था उसमें कहीं गलतियां हुई होंगी तो उसको सुधारने के लिए आपको वापस से असेसमेंट करना पड़ेगा, तो वो रीअसेसमेंट हो गया। किसके द्वारा इनिशिएट किया जाएगा? तो ये भी जो है अथॉरिटी के द्वारा इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है। किसके आधार पर होगा? तो न्यू एविडेंस के आधार पर, ठीक है। आपको तो असेसमेंट करने का बोला था, आपने कर भी दिया था, लेकिन बाद में आपको कुछ ऐसा नया तो मिलना चाहिए ना, या आपको कुछ लगना चाहिए कि यहाँ पे कुछ छिपाया है, तो छिपाया है इसका मतलब है कि आपको नया इंफॉर्मेशन मिला छिपाने का, बराबर। तो आपको कुछ नया मिलना चाहिए एविडेंस, तब आप रीअसेसमेंट कर सकते हैं। तो ये 5 टाइप्स ऑफ असेसमेंट आप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, ठीक है। अब क्या क्या प्रोसीजर होगा असेसमेंट के लिए? तो मैंने आपको शुरू में बताया कि सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहला फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। फर्स्ट, सबमिशन। टैक्स पेयर, ठीक है, टैक्स पेयर को असेसी भी कहा जाता है। टैक्स पेयर्स मस्ट फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली और मैनुअली बिफोर द ड्यू डेट। जो भी ड्यू डेट है फाइनेंशियल ईयर का उनका, उसके हिसाब से उनको जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन करे, चाहे वो मैनुअली अथॉरिटी के पास जाके करे, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, फॉर्म्स। चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म बेस्ड ऑन इनकम टैक्स इनकम टाइप एंड सोर्स, ठीक है। आप जब इनकम टैक्स भरोगे तो उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं कि आपके इनकम किस टाइप से आया है, आपका इनकम का सोर्स क्या था, ठीक है। तो जो भी फॉर्म में आपका इनकम है उस फॉर्म में आपको सेलेक्ट करना है और सोर्स सेलेक्ट करना है। अगर मैं इम्प्लॉई हूँ, ठीक है, तो अगर मैं वकील हूँ तो मेरा सोर्स क्या होगा? क्लाइंट से पैसा ले रहा हूँ तो आपको क्लाइंट का सोर्स देना होगा। कोई बिजनेसमैन है तो कैसे होगा? भाई गुड्स परचेज सेल करके वो कमाते होंगे, तो ये तो आपको फॉर्म्स सेलेक्ट करना है। दूसरा है द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न्स वेरीज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स एंड इनकम, ठीक है। टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ना
डेडलाइन अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। आप अगर किसी दूसरे सोर्स से कमाते हो तो उसके लिए डेडलाइन अलग है, अगर आप किसी और ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर में फॉल होते हो तो उनके लिए अलग टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो डेडलाइन आपके हिसाब से जो भी है आप वो देख लो। दूसरा है प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स। सबसे पहला है इसके अंदर इनिशियल प्रोसेसिंग। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेसेस द रिटर्न टू वेरीफाई बेसिक डिटेल सच एज कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन, टीडीएस क्रेडिट एंड कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये है इनिशियल प्रोसेस, ठीक है। दूसरा है एक्नॉलेजमेंट। अपॉन सक्सेसफुल प्रोसेसिंग, ऊपर हमने प्रोसेस किया था इनिशियल, वो हो गया। अभी क्या करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। तो अपॉन सक्सेसफुल प्रोसेसिंग एन एक्नॉलेजमेंट इज सेंट टू द टैक्स पेयर कंफर्मिंग द रिसिप्ट ऑफ रिटर्न, ठीक है। जैसे ही इनिशियल प्रोसेस कर लेंगे अथॉरिटी, फिर उनको एक एक्नॉलेज भेजेंगे सामने वाले को, टैक्स पेयर को। कौन, अथॉरिटी, कि भाई आपने जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसका मुझे हमें रिसिप्ट जो है मतलब मिल गया है, ठीक है। कंफर्म कर देगा उनको कि भाई हमें मिल गया है। अब जो है अगला प्रोसेस इशुएंस ऑफ नोटिसेस। इसके अंदर सबसे पहला है इंटीमेशन। If the return requires further scrutiny, the assessing officer may issue notice under section 143(2) और section 142(1) of the Income Tax Act, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया था कोई भी बंदा इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो अथॉरिटी स्क्रूटिनी करता है उसका, ठीक है, कि उस बंदे ने सही से इनकम टैक्स भरा है या नहीं भरा है, कहीं कुछ छुपाया तो नहीं है, करेक्ट। अगर कुछ ऐसा पता चलता है तो ये जो अथॉरिटी है सामने वाले को नोटिस भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नोटिस फॉर स्क्रूटिनी इफ द रिटर्न इज सेलेक्टेड फॉर डिटेल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके लिए भी नोटिस भेजा जा सकता है। नोटिस रिक्वेस्टिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट। अगर अथॉरिटी को लगता है कि इसने जो भी टैक्स रिटर्न के साथ डॉक्यूमेंट दिए हैं, एविडेंस दिए हैं, वो अपर्याप्त है, ठीक है, उससे उनको क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है या उनको कोई और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो असेसी को, विच इज नोन एज टैक्स पेयर, उनको जो है एक नोटिस भेज सकते हैं, ठीक है। 143(2) में क्या क्यों भेजेंगे, डिटेल एग्जामिनेशन के लिए उनको नोटिस भेजा जा सकता है, ठीक है। 142(1) में क्यों भेजेंगे, अगर उनको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए उनके इनकम टैक्स फाइल रिटर्न के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। टैक्स पेयर्स मस्ट रिस्पॉन्ड टू द नोटिसेज बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। जैसे ही इनकम टैक्स का नोटिस आपको मिलता है, आपको रिस्पॉन्स देना होता है, जो भी वो मांग रहे हैं आपसे आपको वो प्रोवाइड करना होता है विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑर्डर्स। असेसमेंट ऑर्डर्स का पहला क्या है, फाइनलाइजेशन। आफ्टर रिव्यूइंग द रिस्पॉन्सेज एंड डॉक्यूमेंट, द असेसिंग ऑफिसर फाइनलाइजेस द असेसमेंट एंड इश्यूज एंड असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। जब सामने वाला रिस्पॉन्स के तौर पर इंफॉर्मेशन या जो भी डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर था उन्होंने दे दिया, ठीक है, तो इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद, रिव्यू करने के बाद असेसिंग ऑफिसर जो है उसको वेरीफाई करता है, फाइनलाइज करता है, ठीक है। और फिर जो है वो ऑर्डर पास करते हैं कि भाई इसका जो है टैक्स का असेसमेंट किया जाए। अब अगले आगे क्या होगा, ऑर्डर पास होगा। The order includes detail of the assessed name, tax liability and any additional डिमांड्स और रिफंड, ठीक है। जैसे ही सब कुछ वेरीफाई हो गया, फाइनलाइज हो गया, ठीक है, रिव्यू हो गया, तो अगर असेसमेंट ये अथॉरिटी को लगता है कि इसने कुछ टैक्स मतलब कम भरा है, ठीक है, या ज्यादा भर दिया है, अगर कम भरा है तो वो एडिशनल डिमांड कर सकते हैं, अगर ज्यादा भर दिया है गलती से तो वो जो है रिफंड उनको दे देंगे, ठीक है। ये याद रखना, अगर कोई गलती से ज्यादा भर देता है इनकम टैक्स तो उनको रिफंड भी किया जाता है, अगर किसी ने कम भरा है तो उनसे डिमांड भी किया जा सकता है कि भाई आपने कम भरा। लास्ट है इसका कम्युनिकेशन। द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू द टैक्स पेयर हु कैन रिव्यू एंड इफ नेसेसरी अपील द डिसीजन। अगर किसी टैक्स पेयर को उनके ऑर्डर से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो जो है अपील में जा सकते हैं
टैक्स अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ। ठीक है, ये हो गया आपका असेसमेंट। अब टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट के लिए 21 मंथ है, स्क्रूटिनी असेसमेंट के लिए 12 मंथ है, री असेसमेंट के लिए जो है कैन बी इनिशिएटेड 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये अब मैंने ऊपर आपको टाइप्स ऑफ असेसमेंट बता दिया। ठीक है, तो उसमें पहला था इसमें अभी बता रहा है लिमिट में, टाइम लिमिट में रेगुलर के लिए 21 मंथ है टाइमलाइन, स्क्रूटिनी असेसमेंट के लिए 12 मंथ है, और री असेसमेंट के लिए 4 to 6 ईयर जो है मिलेगा। ठीक है, अगला है टैक्स पेयर्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि टैक्स पेयर के राइट क्या क्या है, टैक्स पेयर की ड्यूटी क्या क्या है। ठीक है, ड्यूटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए राइट्स, राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, हर टैक्स पेयर का ये राइट है कि उनके साथ जो है फेयर ट्रीटमेंट हो, किसी के साथ बदतमीजी ना हो, या किसी के साथ भेदभाव ना हो, इम्पार्शियलिटी ना हो, बराबर बायसनेस ना हो, ऐसा। तो टैक्स पेयर्स हैव द राइट टू फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट बाय द टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, दूसरा है राइट टू अपील, राइट टू अपील तो सबको होता है। टैक्स पेयर्स कैन अपील अगेंस्ट एडवर्स असेसमेंट ऑर्डर्स। ठीक है, कोई भी ये इनकम टैक्स अथॉरिटी असेसमेंट के आधार पर कोई एडवर्स ऑर्डर पास करता है तो उसका जो है अपील किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उनका राइट है राइट टू प्राइवेसी, टैक्स पेयर्स पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल। आपको पता होगा कि कपिल शर्मा कितना टैक्स भरता है, नहीं पता होगा। आपको नहीं पता होगा कि अक्षय कुमार कितना भरता है, सलमान खान कितना भरता है, नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो राइट टू प्राइवेसी है वो टैक्स पेयर को मिलता है, और वो कितना टैक्स भरते हैं वो किसी को नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, अभी ड्यूटी क्या क्या है, टैक्स पेयर के अगर राइट दिए गए हैं तो ड्यूटीज भी तो दिया होगा ना, ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहला है एक्यूरेसी, टैक्स पेयर का ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे दैट ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन टैक्स रिटर्न इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। टैक्स पेयर का ये ड्यूटी है कि जो भी इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल कर रहे हैं वो अपने हिसाब से सही और कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ छिपा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये उनकी ड्यूटी है। दूसरा है कंप्लायंस, अदेयर टू ऑल टैक्स लॉज एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग रिस्पॉन्डिंग टू नोटिसेज एंड प्रोवाइडिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। मैंने ऊपर बताया था प्रोसेस में ये भी एक आता है कि अथॉरिटी जो है सामने वाले को नोटिस भेज सकता है अगर उनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट या कोई इंफॉर्मेशन कम भेजा है सामने वाले ने। ठीक है, तो ये जो है अपना टैक्स पेयर, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको कंप्लाई करे, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोल रहे हैं तो वो उनको दे। तीसरा है रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट देयर इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड इन द रिटर्न। ठीक है, ये इनकम टैक्स भरने वाले का, इनकम टैक्स पेयर्स का, टैक्स पेयर का बेसिकली ड्यूटी होता है कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उनको मेंटेन करके रखे, जो भी इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं उनके साथ वो जो है इंफॉर्मेशन अटैच करके दे। ठीक है, तो ये जो है उनका ड्यूटी है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज मैंने आपको बता दिए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे तो पूछ सकते हैं। पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, देखिए पहले इनकम टैक्स अथॉरिटी कितने टाइप के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 116 में इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में जिक्र किया गया। ठीक है, कि कितने टाइप के ये अथॉरिटी होंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ठीक है, 10 टाइप के अथॉरिटी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर काम करते हैं। सबसे पहला है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, दूसरा है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये सेकंड रैंक है, हायर पोजीशन में। तीसरा है डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, एक ही बात है। अगला है फोर्थ है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। पांचवा है ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। पांचवा है ज्वाइंट, ये तो हो गया। छठा है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। सातवां है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स।
या डायरेक्टर को आप कमिश्नर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे कमिश्नर बोला जाता है, कहीं कहीं पे डायरेक्टर बोला जाता है, ठीक है। आठवां है इनकम टैक्स ऑफिसर, नौवां है टैक्स रिकवरी ऑफिसर, दसवां है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनकम टैक्स के अंदर 10 टाइप के अथॉरिटी बनाए गए हैं जो इनकम टैक्स के लिए काम करता है, ठीक है। पहला अथॉरिटी है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। दूसरा है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। तीसरा है डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। चौथा है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। पांचवा है जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। छठा है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। सातवां है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। आठवां है इनकम टैक्स ऑफिसर। नौवां है टैक्स रिकवरी ऑफिसर। दसवां है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। हु अपॉइंट्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज। सेक्शन 116 में हमने अथॉरिटी देखे कि कौन कौन होते हैं। सेक्शन 117 में उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 117 ऑफ इनकम टैक्स, the central government has the power to appoint such person as it deems fit to income tax authority, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स अथॉरिटी का जो है अपॉइंटमेंट होता है। The central government has the power to choose official up to and above the rank of assistant commissioner of the income tax, ठीक है। मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का मतलब यहाँ पे है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। यहाँ तक जो है 7वां लेवल तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करता है, ठीक है। इसके बाद जो लोअर अथॉरिटी है इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, देखते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है। ये हो गया। हाँ, the central government can further authorize the appointment of income tax official below the rank of deputy commissioner और assistant commissioner जो कि assistant director है by the board, a director general, a chief commissioner, a commissioner or a director. However, the appointment by such authorities is made according to the rules and regulation of the central government regulating the condition of service of person in public services and post, ठीक है। मतलब ये 7 अथॉरिटी जो है, ठीक है, जो कमिश्नर लेवल का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करता है, ठीक है। कमिश्नर बोल लो या डायरेक्टर बोल लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो उनका जो है अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। बाकी का मेरे हिसाब से ये अथॉरिटी ही कर लेते होंगे, छोटे मोटे ऑफिसर का चुनाव, मेरे हिसाब से। देखते हैं आगे क्या है। अब बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का, ये क्या करते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स is a statutory body constituted under the Central Board of Revenue Act 1963, ठीक है। It functions under the jurisdiction of the Ministry of Finance, Government of India. Next है the board initially handled both direct and indirect tax. ये जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर एक बोर्ड का गठन किया गया है। वो बोर्ड ये इनकम टैक्स के मसले को डील करता है, ठीक है। ये जो बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसका गठन कैसे हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट कैसे हुआ था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत ये सीबीडीटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, ठीक है। और ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। अगला, और ये बॉडी कहाँ किस मंत्रालय में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये बोर्ड जो है काम करता है। द बोर्ड इनिशियली हैंडल बोथ direct and indirect tax. However, when the administration of taxes became too burdensome for one to handle, the board was divided into two. जब शुरू शुरू में ये बोर्ड बना था, ठीक है, इनिशियली, तो ये दोनों तरीके के टैक्स के लिए काम करते थे, वो डायरेक्ट टैक्स का भी और इनडायरेक्ट टैक्स का भी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बर्डन बढ़ गया,
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो है सीबीडी पे बर्डन बढ़ गया, ठीक है, तो उनको दो भाग में बांट दिया गया। अब एक बोर्ड जो है वो डायरेक्ट टैक्स को डील करेगा, दूसरा बोर्ड जो है एक्साइज और कस्टम को डील करेगा, ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसा। तो दो बोर्ड को, ये जो बोर्ड था पहले उसको दो भाग में बांट दिया गया बाद में। एक बोर्ड जो है डायरेक्ट टैक्स को डील करने लगी और दूसरा बोर्ड जो है इनडायरेक्ट टैक्स को। अब देखिए आगे, it has the power to control and supervise all the officer of income tax department। मैंने अभी 10 अथॉरिटी का नाम बताया था, ठीक है, वो 10 के पावर को कंट्रोल करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास, ठीक है। आगे देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज द पावर टू मेक सच रूल्स as are necessary for the administration of implementation of the provision of income tax act। ठीक है, ये जो सेंट्रल बोर्ड बनाया गया था टैक्स के लिए, उनके पास पावर है कि वो कुछ ऐसे लॉज बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, ठीक है, जो इनकम टैक्स में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है, ठीक है, तो ऐसे वो सारे रूल्स बना सकते हैं। The rules made by this board are controlled and approved by the central government। जो भी बोर्ड के अंदर रूल्स बनाए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होंगे, ठीक है। अगला है कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन होंगे उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कंप्राइजेस ए चेयरमैन एंड 6 अदर मेंबर। तो टोटल कितना हो गया? 7 मेंबर। द चेयरमैन इज द हेड ऑफ द बोर्ड, द अदर 6 मेंबर मस्ट बी एक्स ऑफिशियो स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ये 7 मेंबर में एक मेंबर तो बोर्ड का हेड होगा, ठीक है, और 6 मेंबर एक्स ऑफिशियल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, उसी को जो है मेंबर बनाया जाएगा सीबीडीटी का। नेक्स्ट, the 6th member of the central board of direct tax deals with, ये जो 6 मेंबर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया, उसमें 6 के पास 6 कैटेगरी होना चाहिए। एक इनकम, the 6 members of the central board of direct tax deals with income tax, revenue administration, legislation, audit and judicial investigation। नहीं, वो जो 6 मेंबर होगा उनका जो काम होगा वो 6 इधर डील किया गया है उनके काम से, ठीक है। तो एक जो मेंबर होगा वो इनकम टैक्स रेवेन्यू को देखेगा, एक मेंबर जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, एक जो है लेजिस्लेशन देखेगा, एक जो है ऑडिट देखेगा, एक जो है इन्वेस्टिगेशन कराएगा, और एक जो है टीपीएस एंड सिस्टम के ऊपर काम करेगा, ऐसा, ठीक है। अगला है पावर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। पावर क्या क्या है? तो देखिए, पावर टू अपॉइंट इनकम टैक्स अथॉरिटी, ठीक है, ये जो सीबीडीटी है उनको इनकम टैक्स अथॉरिटी को अपॉइंट करने का अधिकार है, ठीक है। पावर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज, ये भी उनका अधिकार है। तो देखिए, सेक्शन 117 में अपॉइंटमेंट दिया है, सेक्शन 118 में कंट्रोल और सुपरवाइज करने का पावर दिया है, सेक्शन 119 में इश्यूज इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई सर्कुलर है, कोई रूल है, वो बनाने के लिए पावर दिया गया है 119 में, ठीक है। इसके बाद 120 में है पावर टू डिसाइड द पावर्स एंड फंक्शन। जो भी अथॉरिटी है उनके क्या पावर, उनके क्या फंक्शंस होंगे, इसके बारे में 120 में दिया हुआ है। पावर टू इशू जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, ये सीबीडीटी जो है उनके पास ऑर्डर पास करने का अधिकार है, तो वो जनरल ऑर्डर हो या स्पेशल ऑर्डर हो वो पास कर सकते हैं। इसके बाद है पावर टू ट्रांसफर केसेस। सेक्शन 127 में सीबीडीटी को ये पावर है कि वो केस एक जगह से दूसरे अथॉरिटी के पास भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर जो है बोर्ड इनकम टैक्स अंदर के अंदर जो है काम करता है, ठीक है। इसके बाद आपका इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन होता है एक, ठीक है, ये भी काम करता है।
देखिए, द इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी that was constituted in accordance with section 245b of income tax. According to section the income tax act, the income tax settlement commission is set up for the settlement of cases related to income tax. It is constituted under the supervision of the central government. तो बेसिकली ये जो सीबीडीटी है उसके नीचे, ठीक है, ये कमीशन काम करता है, ठीक है, ये याद रखना। तो इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन जो है ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब इसमें कुछ मेंबर जो होंगे वो जुडिशियरी के भी होंगे और कुछ मेंबर लेजिस्लेचर के भी होंगे, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा भी अपॉइंट किया गया होगा ये ऐसा। तो क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि भाई ये जुडिशियल पावर भी रखता है। According to section 2245b of the income tax, नहीं ये तो पढ़ लिया हमने। कंपोजिशन क्या है इस कमीशन का? द सेटलमेंट कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड अदर मेंबर। द नंबर ऑफ वाइस चेयरमैन and other member is decided by the central government. The commission comprises individual with the integrity and who have a special knowledge of and experience with issues involving direct tax and business account. ठीक है, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, ठीक है, और अदर मेंबर होंगे, ठीक है। वाइस चेयरमैन और मेंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा और मेरे हिसाब से चेयरमैन जो होता है वो प्रेसिडेंट उसको मुहर लगाता होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट अगर देगा तो प्रेसिडेंट जो है क्वासी जुडिशियल पावर रखता है, ठीक है। आपने देखा होगा कोई लॉ भी पास होता है तो प्रेसिडेंट का असेंट लगता है, ठीक है। अगर किसी को सजा भी माफ करना है तो प्रेसिडेंट माफ कर सकता है। तो प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का भी पावर है, जुडिशरी का भी पावर है, तो प्रेसिडेंट के पास क्वासी जुडिशियल पावर रहता है, ठीक है। अगला इनका पावर क्या है सेटलमेंट कमीशन का? द इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन हैव बीन वेस्टेड विद द पावर सिमिलर टू दैट द इनकम टैक्स अथॉरिटी इन ऑल प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट, ठीक है। द इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन हैज द पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन टू द पर्सन हु हैज मेड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो पावर है सेटलमेंट के ये इनके पास रहता है। अगर आपको पता है टैक्स अगर गवर्नमेंट को मिलता है तो गवर्नमेंट वो अपने जेब में नहीं रखता, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए उस पैसे को लगाता है, ठीक है। अगर टैक्स नहीं मिलता है गवर्नमेंट को तो पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो ये कहीं ना कहीं नुकसान है, बराबर। तो इसीलिए हर इंसान जो कैपेबल है जिसका इनकम टैक्स पेयर टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स पे करने के लिए श्रेणी में आता है तो उनको टैक्स पे करना चाहिए। अगर कोई टैक्स पे नहीं करता है, ठीक है, जैसे कि अभी किया है ना 12 लाख तक का अगर आपका इनकम है तो आप टैक्स नहीं भरो, ठीक है। अगर 12 लाख से ज्यादा आपका इनकम है सालाना तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे में नहीं भरते हो तो गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टीज लगा सकती है, इसीलिए इस एक्ट में पेनल्टी के बारे में प्रोविजन किया गया है। A penalty or punishment is imposed on the taxpayer for being non-compliant, ठीक है। अगर आपने टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई ऐसे प्रोविजन थे जो आपको फॉलो करना था, आपने वो नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज किया जाएगा। अन्यथा आप ईमानदार आदमी हो, आपने जो कमाया आपने भर दिया, तो गवर्नमेंट क्यों आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा? नहीं लगाएगा, बराबर। अब क्या क्या पेनल्टीज हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, default in making payment of tax. If a taxpayer fails to pay tax, TDS, TCS, the tax officer will determine the penalty leviable, ठीक है। However, the amount will not exceed the amount of tax in arrears, ठीक है। इनकम टैक्स अथॉरिटी अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो पेनल्टी जो होगा आपके ऊपर वो आपके टैक्स पेमेंट से ज्यादा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है फेलियर टू मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। आप बिजनेसमैन हो, आपके
इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो आपको बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होता है और आपके जो भी इनकम के सोर्स हैं आपको उसके एविडेंस या डॉक्यूमेंट रखने होते हैं, ठीक है, ताकि आप जब इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल करो तो आप बता सको कि आपका इतना प्रॉफिट हुआ था, इतना लॉस हुआ है और ये आपका एक्चुअल इनकम है, ठीक है। इफ अ टैक्स पेयर्स फेल्स टू कीप, मेंटेन और रिटेन बुक ऑफ अकाउंट एज रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट, द पेनल्टी लेविएबल इज 25,000। अगर कोई भी टैक्स पेयर वो अपने बुक ऑफ अकाउंट को, ठीक है, या अदर डॉक्यूमेंट जो भी है उनके इनकम टैक्स सोर्सेज के, अगर वो मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर 25,000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। In case the taxpayer is a person who has entered into an international transaction, the penalty will be 2% of the value of such international transaction। ठीक है, अगर किसी टैक्स पेयर का, ठीक है, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसके ऊपर 2% का जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के आधार पर लगाए जाएंगे पेनल्टी। अगला है ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर। इफ द टैक्स पेयर फेल टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड, ऑब्टेन ऑडिट रिपोर्ट और फर्निश अ रिपोर्ट टू सच ऑडिटर, a penalty will be leviable at lower of 150 lakhs, ठीक है, 1,50,000 और 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर। अगर कोई टैक्स पेयर अपने अकाउंट ऑडिट कराने में या ऑडिट रिपोर्ट को लेने में, ठीक है, या ऑडिट रिपोर्ट को ऑडिटर के सामने फर्निश करने में फेल हो जाता है तो उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है कम से कम, या जितने भी टर्नओवर का उनका बिजनेस है, ठीक है, और उनका अगर ऑडिट नहीं हुआ था तो उसका 0.5% जो है टैक्स लगाया जाएगा, इंपोज किया जाएगा पेनल्टी के तौर पर, ठीक है। इन केस द टैक्स पेयर फेल्स टू फर्निश ऑडिट रिपोर्ट related to international transaction, a penalty of 1 lakh will be payable। अगर कोई बंदा जो टैक्स पेयर है और उसका कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी हुआ है और उसने ऑडिट रिपोर्ट में उसको छिपा लिया, ठीक है, उसको नहीं बताया है, तो उसके लिए उसके ऊपर 1 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया जा सकता है। अगला है टीसीएस और टीडीएस के लिए। Where a person fails to deduct tax at source, he will be liable to pay a penalty equal to the amount of tax which he has failed to deduct or pay। ठीक है, अगर किसी बंदे को टीडीएस भरना था, ठीक है, और वो जो है टीडीएस नहीं भर पाता है तो उसके लिए उसके ऊपर पेनल्टी लगाया जाता है और वो पेनल्टी जो है इनकम अमाउंट ऑफ टैक्स के आधार पर लगाया जाएगा या उससे भरवाया जाएगा। Where a person fails to collect tax at source, ठीक है, TCS, he will be liable to pay a penalty equal to amount of tax which he has failed to collect। ठीक है, अगर किसी बंदे को टीसीएस करना था, ठीक है, और उसने नहीं करा तो उसके लिए पेनल्टी जो है जितना उसने किया होगा अमाउंट ऑफ टैक्स होगा उतना उसको जो है भरने के लिए बोला जाएगा। फेलियर टू फर्निश टीसीएस और टीडीएस स्टेटमेंट और फर्निशिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट शैल अट्रैक्ट अ पेनल्टी रेंजिंग फ्रॉम 10,000 to 1 लाख। अगर किसी बंदे ने टीसीएस भरा या टीसीएस करा, ठीक है, और उसका जो है स्टेटमेंट फर्निश किया लेकिन इनकरेक्ट किया, ठीक है, उसमें जो भी स्टेटमेंट उसने दिया वो गलत दिया है, तो उसके लिए 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला है फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, फर्निशिंग इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टीडीएस, ये तो बता ही दिया था 1 लाख तक का, करेक्ट है। अगला है पेनल्टी फॉर यूजिंग मोड्स अदर देन अकाउंट पेई, चेक ड्राफ्ट, ईसीएस फॉर एक्सेप्ट रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ठीक है, इफ अ पर्सन टेक्स और एक्सेप्ट लोन, ठीक है,
deposit except by way of account pay, check, account pay, draft, ECS, and if the aggregate amount exceed 20,000, he shall be liable to pay a penalty of an amount equal to such loan or deposit. ठीक है. If an amount of 22 lakhs or more received in aggregate from a person in day single transaction relating to one event, a penalty equal to such amount will be payable. ठीक है. तो कुल मिला के जो है हर चीज के लिए जो है आपके ऊपर टैक्स का जो है पेनल्टी है. अगला देखिए, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम टैक्स. अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और आपने मिस रिपोर्टिंग किया है, मतलब जो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए था रियल में, आपने उसको छिपा के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है. ठीक है, सच नहीं बताया है उसमें. If the income tax assessed or reassessed exceed of income declared by the taxpayer, or in cases where a return has not been filed and income exceeds the basic exemption limit, a penalty of 50% of tax payable on such underreported or misreported income shall be levied. ठीक है. अगर आपने मिस इन्फॉर्मेशन किया है, ठीक है, या आपने सच्चाई छिपा के जो है इनकम टैक्स भरा है और बाद में पता चलता है कि आपने इतने रुपए का जो है वो किया है, तो उसके ऊपर 50% टैक्स पेएबल अंडर सच मिस रिपोर्टेड इनकम. ठीक है. अगला है 200% ऑफ टैक्स इज पेएबल इफ मिस रिपोर्टिंग रिजल्ट फ्रॉम मिस अंडर रिपोर्टिंग रिजल्ट फ्रॉम मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम. ठीक है. मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम जो है उसके लिए 200% जो है टैक्स लगाया जा सकता है. पेनल्टी फॉर फेक इनवॉइसेज एंड फॉल्स एंट्री. आपने इनकम टैक्स फाइल करते समय फेक इनवॉइसेज लगा दिया, गलत गलत बिल सब लगा दिया. अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसके लिए पेनल्टी जो है, then the assessee might have to pay a penalty of the amount equal to sum of such false or omitted entry. जो भी फॉल्स इनवॉइस आपने लगाया था उसका अमाउंट आपको भरना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पर. ठीक है. अनडिस्क्लोज्ड इनकम. आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया आपके क्या क्या सोर्सेस थे. ऐसी परिस्थिति में where the income determined includes undisclosed income, a penalty at 10% is payable. आपने जितना छिपाया होगा, डिस्क्लोज नहीं किया होगा, उसके ऊपर 10% टैक्स आपको पे करना होगा. ठीक है. अगला है फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट एंड इंफॉर्मेशन. ठीक है. आप जब इनकम टैक्स भरते हो तो आपको इनकम के सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताना होता है. ठीक है. स्टेटमेंट देना होता है. अगर आप फेलियर कर गए फर्निश करने में स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन, तो आपके ऊपर पेनल्टी शैल अट्रैक्ट of 500 for each day of failure until the expiry of the period in notice. ठीक है. आपको नोटिस भेजा गया था कि भाई आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है या कोई डॉक्यूमेंट देना है, आपने फर्निश नहीं किया, कंप्लाई नहीं किया, तो आपको जब से नोटिस गया है तब से उस नोटिस के फेलियर तक 500 रुपया पर डे जो है भरना पड़ेगा. ठीक है. तो ये हो गया. इसके बाद जो है अगर आप जो भी ऊपर पेनल्टी लगाया गया है, अगर आप वो पेनल्टी में देरी करते हो तो उसके लिए जो है आपको देरी का चार्जेस भी लगेगा. ठीक है. पीरियड ऑफ डिले, अगर आपने डिले किया तो आपका जो है ये होगा. अगला है अदर पेनल्टीज. फेलियर टू अप्लाई इंटीमेट पैन कोटिंग फॉल्स पैन शैल सॉरी गलत बोल दिया. फेलियर टू अप्लाई कोट इंटीमेट पैन कोटिंग फॉल्स पैन शैल अट्रैक्ट अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000. ठीक है. दूसरा है इन केस द फॉलोइंग डिफॉल्ट 10,000 विल बी पेनल्टी. क्या क्या? रेफ्यूजल टू आंसर क्वेश्चन पोस्ड बाय द डिपार्टमेंट.
डिपार्टमेंट ने आपसे कोई सवाल पूछा और आपने उसका जवाब नहीं दिया तो आपके ऊपर 10,000 का जुर्माना लगेगा। रेफ्यूजल टू साइन स्टेटमेंट मेड इन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग, ठीक है, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग के दरमियान किसी स्टेटमेंट पे आपका सिग्नेचर करना है, आप अगर रिफ्यूज करते हो तो 10,000 का जुर्माना। नॉन कंप्लायंस विद समन टू गिव और एविडेंस प्रोड्यूस बुक ऑफ अकाउंट, अगर अथॉरिटी ने आपसे कुछ मंगाया है एविडेंस या आपको बोला है कि अकाउंट ऑफ बुक जो है लेके आइए, प्रोड्यूस कीजिए, अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते हो तो भी आपके ऊपर 10,000 का जुर्माना, ठीक है। फेलियर टू कंप्लाई विद एनी नोटिस, कोई भी नोटिस आपको अगर भेजा जाता है, अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते हो तो आपको ऊपर 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। गॉट इट?